हेलो बच्चों, मैं हूं पवार सर, आईआईटी गुरुकुल नागपुर से। बेटा हम लोग नीट 2018 का पेपर सेट डिस्कस कर रहे थे। पहले पार्ट में अपने 13 क्वेश्चन कवर हो गए। अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन चालू कर रहे हैं 14 नंबर का। ठीक है बेटा, 14 नंबर का क्वेश्चन दिया था आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पे। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है वो देख लेते पहले। बेटा लाइट अपने साथ एनर्जी लाता है एच न्यू। ठीक है, ये एच न्यू एनर्जी लाइट की इलेक्ट्रॉन को मिलती है। लाइट अपने साथ एनर्जी लाता है एच न्यू। ये एनर्जी किसको मिलती है बेटा? इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेने के बाद मेटल प्लेट से जंप करेगा ऊपर की तरफ। तो ये जो बाहर जंप होने को जो एनर्जी लगती है उसे क्या कहते हैं बेटा? एच न्यू नॉट। ठीक है, और जो आगे जाने के लिए लगती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। तो एकदम सिंपल था आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कि लाइट अपने साथ एनर्जी लाता है एच न्यू। ये लाइट की एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलती है। इलेक्ट्रॉन है मेटल प्लेट में। लाइट की एनर्जी लेने के बाद इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट से बाहर जंप करता है। तो बाहर जंप करने के लिए जो एनर्जी लगती है दैट इज एच न्यू नॉट, और बचे हुई एनर्जी के साथ वो आगे जाता है दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर? अब ये वाला इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते थे? तो ये लिखते थे हम लोग एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। बस बेटा इसी फॉर्मूले पे सिंपल क्वेश्चन आपको पूछा हुआ था। अब हमारा जो क्वेश्चन आया हुआ था क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, अब देखो बेटा ये क्वेश्चन कैसे था। उन्होंने कहा था अगर हमारी फ्रीक्वेंसी रही टॉइस न्यू नॉट, अगर फ्रीक्वेंसी है टॉइस न्यू नॉट यानी ये वाली फ्रीक्वेंसी, तो ये क्या हो जाएगा? h इंटू टॉइस न्यू नॉट। न्यू नॉट बोले तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। उन्होंने कहा था कि अगर मैंने ये फ्रीक्वेंसी को टॉइस न्यू नॉट लिया तो ये जो वेलोसिटी है हमारी वो v1 हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। तो ये पहला इक्वेशन हो गया। सेकंड उसने कहा था कि अगर हमने हमारी फ्रीक्वेंसी को 5 टाइम्स न्यू नॉट कर दिया तो हमारी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हो जाएगी v2। तो बेटा अभी नेक्स्ट इक्वेशन लगा लो। तो ये h अगर हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई 5 टाइम्स न्यू नॉट तो ये हो गया h न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। सेम मेटल प्लेट है तो आपका ये वाला वैल्यू सेम रहेगा, सिर्फ आपको फ्रीक्वेंसी में चेंज किया तो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। पहली बार फ्रीक्वेंसी है इतनी तो वेलोसिटी है इतनी, बाद में फ्रीक्वेंसी को चेंज किया तो वेलोसिटी इतना हो गया। सो इक्वेशन आपने 2 बार लिख दिया। क्लियर बेटा? सो ये पहले इक्वेशन से आप देख लो तो ये वाला इधर माइनस में लेके जाओ तो एच न्यू नॉट इक्वल टू हाफ एम वी वन स्क्वायर ऐसा आ जाएगा। ये वाला इस तरफ लेके चले जाओ तो ये 5 में से 1 चला गया तो 4 टाइम्स एच न्यू नॉट इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर ये हो जाएगा। अब बेटा इसमें डिवाइड इक्वेशन 1/2 कर दो तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/4 इक्वल टू कितना मिल जाएगा? v1 का स्क्वायर अपॉन v2 का स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर रूट तो आपको v1 अपॉन v2 इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? 1/2। ये आपका आंसर था। ये आपको नीट 2018 में आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पे आया हुआ क्वेश्चन था। क्लियर बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पे हमेशा क्वेश्चन आते ही है कंपलसरी। ये वाला सेक्शन आपको हमेशा ही मार्क्स देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते बेटा, जो सेमीकंडक्टर के ऊपर आया हुआ है। ये ले लेते हैं हम लोग ट्रांजिस्टर, या तो पीएनपी या तो एनपीएन। ये क्या है बेटा? इमिटर, ये बेस, ये कलेक्टर। ठीक है, यहां पे रेजिस्टेंस दिया है, यहां का पोटेंशियल दिया है 20 वोल्ट, ये पोटेंशियल है। यहां पे इसका रेजिस्टेंस दिया है, यहां का भी पोटेंशियल दिया है 20। ठीक है ना? अब बेटा इसका रेजिस्टेंस भी गिवन है, रेजिस्टेंस है 4 किलो ओम, यहां का भी रेजिस्टेंस आपको दिया है 500 किलो ओम। अब ये देखो बेटा
इमिटर को कॉमन ले लिया, सो कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। अब ये बताओ आपने, ये वाला जो पार्ट है वो क्या रहता अपना बेस, ये क्या रहता अपना कलेक्टर। तो ये हो गया अपना इमिटर, बेस, कलेक्टर। अब कलेक्टर में से फ्लो होने वाला करंट निकालो। सो करंट कैसे निकालोगे, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, यानी 20 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज 4000 ओहम। तो ये कितना हो गया बेटा अपना, ये चला गया 1/200। सो 1/200 ये हो गया आपका करंट। इसको आप चाहे तो रीअरेंज भी कर सकते हो। सो इतना एम्पियर का करंट हुआ ये। अगर हमने ऐसा कर लिया, मान लो कि यहाँ पे 1000 ले लिया इंटू 10⁻³ ले लिया डिवाइडेड बाय 200 कर दिया, सो ये 0 0 कैंसिल हो गया। तो ये कितना हो गया आपका 5 मिली एम्पियर। सो आईसी हो गया हमारा 5 मिली एम्पियर। नाउ सिमिलरली फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द बेस। अब बेस में से फ्लो होने वाला करंट कैसे निकालोगे, यहां का वोल्टेज दैट इज 20, यहां का रेजिस्टेंस 500 किलो ओहम, किलो यानी क्या 1000, ये ऐसा 0 0 कैंसिल हो गया आपका। ये कितना हो गया आपका 2 डिवाइडेड बाय 50, ये ऊपर लेके चले जाओ तो 10⁻³ इसको भी आप रीअरेंज कर सकते हो। इसको ले लो बेटा 2000 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 50, तो ये 0 0 कैंसिल हो गया। तो ये कितना हो गया आपका 40, तो ये हो गया 40 माइक्रो एम्पियर। तो ये IB हो गया तुम्हारा 40 माइक्रो एम्पियर। क्लियर। तो यहां का 40 माइक्रो एम्पियर ये निकाल लिया। अब ये जो रहता है, ये वाला पार्ट जो रहता है ये आउटपुट कहलाता, ये जो रहता है वो इनपुट कहलाता। अगर मुझे करंट गेन निकालना है, सो करंट गेन, इसका मतलब क्या होता है कि कितना करंट मिला कितने में से, यानी आउटपुट अपॉन इनपुट। करंट गेन, गेन का मतलब होता है कितना मिला कितने में से। सो आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट है कलेक्टर और इनपुट है तुम्हारा बेस और इमिटर है तुम्हारा कॉमन। सो आउटपुट अपॉन इनपुट। सो आईसी की वैल्यू निकाला है 5 मिली एम्पियर और आईबी की वैल्यू निकाला हुआ है 40 माइक्रो एम्पियर, 40 माइक्रो एम्पियर। सो इसमें से आपका -3 कैंसिल कर दो आप। सो करंट गेन बीटा इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 5 डिवाइडेड बाय 4 40, और ये 10⁻³ बचेगा, ऊपर जाएगा +3 हो जाएगा, यानी ये 5000 हो गया। 0 0 कैंसिल कर दो, ये हो गया तुम्हारा 500 यानी 250 यानी 125 हो गई। सो आपका 125 आ गया ये बीटा करंट गेन। तो ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था सेमीकंडक्टर के ऊपर। अगला क्वेश्चन भी सेमीकंडक्टर पे बहुत आसान है। बेटा एक क्वेश्चन बराबर उन्होंने क्या किया, सेमीकंडक्टर में भी एक डायोड पे क्वेश्चन पूछा, एक ट्रायोड पे पूछा और एक बराबर आपका लॉजिक गेट के ऊपर पूछा। तो अभी हमने ट्रायोड वाला ले लिया यानी ट्रांजिस्टर का। अब एक क्वेश्चन का डायोड के ऊपर था। जैसे पीएन जंक्शन डायोड होता है, ये रहता हमारा पी टाइप, ये रहता हमारा एन टाइप। तो ये पीएन जंक्शन डायोड होता है हमारा, यहां पोटेंशियल बैरियर तैयार होता, इनमें हम करंट और वोल्टेज का ग्राफ बनाते। तो आपका ग्राफ बनता है इसमें, ये इस तरीके से आपका जो भी ग्राफ बनता है इसे हम वोल्टेज और करंट का ग्राफ बनाते। सो VI कैरेक्टरिस्टिक्स जो है क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है इसमें कि अगर आपने टेम्परेचर को चेंज किया, अगर आपने टेम्परेचर को चेंज कर दिया तो किसके ऊपर फर्क पड़ेगा। तो टेम्परेचर अगर आप चेंज कर दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन होल के जो पेयर्स होते हैं वो ब्रेक हो जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। टेम्परेचर को कम ज्यादा करने से इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री होल्स वो कम ज्यादा होते जाएंगे। सो इससे आपका वोल्टेज और करंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या ग्राफ है वो चेंज हो जाएगा। तो ये इसका आंसर था। क्वेश्चन में एक पूछा था कि टेम्परेचर चेंज करने से VI कैरेक्टरिस्टिक्स पे फर्क पड़ेगा क्या। तो फर्क पड़ेगा, आपका वोल्टेज करंट का ग्राफ जो है वो चेंज हो जाएगा अगर आपका टेम्परेचर चेंज करोगे। तो ये डायोड के ऊपर क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन पूछा है बेटा लॉजिक गेट के ऊपर। तो लॉजिक गेट के ऊपर y इक्वल टू a इंटू बी बार प्लस b इंटू ए बार XOR गेट के बारे में पूछा हुआ था। यह बेटा हमारा इनपुट a और b, अगर यहां पे हमने नॉट गेट लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा a बार, यहां पे नॉट गेट लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा अपना b बार।
अब मुझे क्या चाहिए, ए से एक टर्मिनल ले लिया और बी से बी बार वाला एक ले लिया, यहां से ए से एक टर्मिनल ले लेता हूं मैं। अब ये हो गया ए इंटू बी बार चाहिए मुझे, सो ए ले लो इंटू ले लो, तो ये हो गया अपना ए इंटू बी बार। सेम उसी तरीके से, क्योंकि ये एंड गेट है, एंड गेट यानी मल्टीप्लाई वाला, तो उसी तरीके से आप क्या करो, ए बार और ये वाला बी ले लो, तो यहां से मैं बी ले लेता हूं, तो ये ले लिया मैंने बी और ये ले लिया मैंने ए बार, दोनों का प्रोडक्ट कर दिया। प्रोडक्ट करना है यानी क्या, एंड गेट, एंड गेट यानी मल्टीप्लाई वाला गेट, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए बार इंटू बी, ऐसा हो गया। तो ये हो गया ए इंटू बी बार और ये हो गया तुम्हारा बी इंटू ए बार। अब दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने के लिए कौन सा चाहिए, ऑर गेट, सो ऑर गेट का इस्तेमाल किया, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, y इक्वल टू ए इंटू बी बार प्लस बी इंटू ए बार, तो ये क्या है हमारा एक्स ऑर गेट। तो इसके ऊपर एक सिंपल क्वेश्चन आया था कि डायग्राम दिया था और आपको इक्वेशन बताना था, तो ये अपना इक्वेशन है, ठीक है, ये डायग्राम गिवन था, इक्वेशन आपको बताना था। तो बराबर आपने देखा कि एक क्वेश्चन ट्रांजिस्टर के ऊपर, एक डायोड के ऊपर और एक क्वेश्चन आपका लॉजिक गेट के ऊपर, तो इस तरीके से सेमीकंडक्टर पे 3 क्वेश्चंस थे ये वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन था बेटा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का दिखाया था। ये अगर हमारी इलेक्ट्रिक वेव रही, ठीक है, और ये हमारी मैग्नेटिक वेव रही, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और ये रहा वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव इज अलोंग द आई। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा, ये वाला विच इज वर्टिकल अलोंग द वाई एक्सिस, और ये रहेगा अपना मैग्नेटिक फील्ड बी, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। सो ये वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दे आर अगेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। सो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली वाइब्रेट हो रहा है ऐसा, जबकि मैग्नेटिक फील्ड आपका ये प्लेन में वाइब्रेट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड। और अगर हमें V चाहिए तो हम E क्रॉस B ले सकते हैं, यानी क्रॉस प्रोडक्ट। सो E क्रॉस B, तो ये E हो गया, ये B हो गया, सो E से आप B की तरफ हाथ घुमाओ, क्योंकि E जो है वो वर्टिकल है, सो E से B की तरफ हाथ घुमाओगे तो E क्रॉस B तो बराबर V की तरफ आएंगे आप। सो क्वेश्चन में क्या दिया था कि वेलोसिटी थी इस तरफ, ये गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ये भी गिवन है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ। वेलोसिटी इज अलोंग द आई, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द वाई, देन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आ रहा है बेटा, टुवर्ड द जेड एक्सिस, सो पॉजिटिव जेड एक्सिस, ये आपका आंसर था इसमें। क्लियर, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है अलोंग द आई, इलेक्ट्रिक फील्ड है अलोंग द जे, सो आपका मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ रहेगा, तो वो रहेगा अलोंग द पॉजिटिव जेड, ये आपका आंसर रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे आ गया। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन था ऑप्टिक्स के ऊपर। ऑप्टिक्स में एक सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है, ये प्रिज्म दिया हुआ है, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2, एंगल ऑफ प्रिज्म है 30 डिग्री, और एक रे ऑफ लाइट इसके ऊपर टकराई ऐसे, और ये रे ऑफ लाइट इस पे रिफ्रैक्ट होने के बाद यहां पे 90 डिग्री पे टकराई, यानी नॉर्मली, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। सो फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपको निकालना है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अभी देखो बेटा क्वेश्चन में एकदम क्लियर दिया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2, एंगल ऑफ प्रिज्म है 30 डिग्री, ये इसके ऊपर नॉर्मली टकरा रहा है, सो ये है 90 डिग्री, सो 90 30, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 60 डिग्री। क्लियर, अगर ये 60 डिग्री है तो ये नॉर्मल लाइन है, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब आप स्नेल्स लॉ अप्लाई करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एयर कितना होता है 1, तो बेटा स्नेल्स लॉ में क्या, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज म्यू फॉर एयर, तो यही का एंगल यानी साइन ऑफ आई इज इक्वल टू यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यू फॉर ग्लास, ठीक है, तो यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और यही का एंगल साइन ऑफ आर, तो बेटा म्यू फॉर एयर कितना होता है 1 इंटू साइन ऑफ आई इक्वल टू म्यू फॉर ग्लास इज √2 और आर इज 30 डिग्री, सो साइन 30, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा साइन आई इक्वल टू, ये हो गया तुम्हारा √2 और ये हो गया तुम्हारा साइन 30 इज नथिंग बट 1/2,
तो इसमें से रूट टू कैंसिल हो गया तो 1/√2 बचेगा, क्योंकि 2 को जो है तो 2 के जगह पे आप √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो एक √2 कैंसिल हो जाएगा आपका, सो 1/√2 बचेगा। साइन आई इक्वल टू, सो बेटा आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आई इक्वल टू 45 डिग्री होगा, ये आपका आंसर। सो ये आई की वैल्यू आ गई आपकी 45 डिग्री। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें बेटा क्वेश्चन आपको थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाना पड़ रहा है, आपका पहले से ही प्रिपरेशन रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्टिक्स में दिया था कि ये कॉन्केव मिरर है, इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया था आपको -40 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ दी थी -15 सेंटीमीटर ऐसा। तो बेटा आराम से 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और ये फॉर्मूला यूज करके आप v1 निकाल सकते हो, यानी फर्स्ट टाइम का इमेज डिस्टेंस। इसके बाद बेटा अगर उन्होंने कहा कि अनदर कॉन्केव मिरर, इसमें अभी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है आपको -20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ वापस से -15 सेंटीमीटर, सो इमेज फॉर्म मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो इससे क्या निकल जाएगा तुम्हारा v2। ये देखो बेटा पहली बार ऑब्जेक्ट है 40 सेंटीमीटर पर, तो इमेज कहां बनेगी वो निकाल लिया। दूसरी बार ऑब्जेक्ट है 20 सेंटीमीटर पे, इमेज कहां बनेगी वो निकाल लिया। तो अब इमेज कितने से शिफ्ट हुई वो बताओ। सो ये क्या करोगे आप v1 माइनस v2, तो v1 माइनस v2 कर दो, तो आपका इमेज कितने से शिफ्ट हुई वो निकल जाएगा। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन था ऑप्टिक्स के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कुछ क्वेश्चन जो है वो बहुत ही सिंपल आया है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे एक इंडक्टर दिया हुआ है, ईएमआई के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है 21 नंबर का। तो बेटा ये इंडक्टर है, इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड होती है, वो रहता हाफ ऑफ Li²। इसमें एनर्जी स्टोर्ड दिया है और आपको करंट भी दिया हुआ है, तो यहां से L निकल जाएगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ था। इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड होती है हाफ Li², एनर्जी दिया हुआ था, करंट दिया हुआ था, सेल्फ इंडक्टेंस निकालना था, वो आप इजीली निकाल लोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, आपको एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की हुई है, बाद में प्रोटॉन दिया है। ये देखो बेटा इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये क्या है बेटा चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की हुई है तो इसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा, तो फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इज Q into E। सो एक्सेलरेशन कितना आएगा, फोर्स अपॉन मास, दैट इज QE डिवाइडेड बाय m। तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो हो जाएगा S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। तो बेटा डिस्टेंस कवर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इज h, ऐसा गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी 0 बताया हुआ है, प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने निकाल लिया QE बाय m इंटू T², ये ऐसा हो गया। तो h इक्वल टू क्या है बेटा हमारा, तो h इक्वल टू आ गया QE T² डिवाइडेड बाय 2m। तो बेटा टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ m आ जाएगा, क्योंकि ये देख लो यहां से m को इधर ट्रांसफर कर दो, तो टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ m आ रहा है। इससे समझ में आ जाता अगर मैंने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को कंपेयर किया, तो इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है तो इलेक्ट्रॉन को टाइम भी कम लगेगा। सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम रहेगा तो टाइम भी कम लगेगा। और प्रोटॉन अगर लोगे तो प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है तो प्रोटॉन को ज्यादा टाइम लगेगा। ये आपका आंसर था। इलेक्ट्रॉन या तो प्रोटॉन, ऐसे चार्ज ले लिया Q, चार्ज Q, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेटेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो फोर्स एक्ट होगा Q इंटू E, एक्सेलरेशन इज QE बाय m। सो ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है h, s इक्वल टू UT प्लस हाफ AT², तो डिस्प्लेसमेंट है h, हाफ AT² ले लिया, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो यहां से t निकाल लिया, तो ये आ गया। ये m को इधर ट्रांसफर करो, ये तो ट्वाइस m इधर आ जाएगा, तो T² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m आ जाएगा, T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m आ जाएगा। सो T इक्वल टू रूट ऑफ m आ जाएगा।
इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है तो इलेक्ट्रॉन को टाइम कम लगेगा एज कंपेयर टू प्रोटॉन। ये आपको क्वेश्चन पूछा हुआ था। नेक्स्ट, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पे कह सकते हो आप क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 एकदम फॉर्मूला बेस्ड था बेटा। ये अगर आपका कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक होता है पॉजिटिवली चार्ज, एक होता है निगेटिवली चार्ज। तो इसमें बेटा फोर्स पर यूनिट एरिया का फॉर्मूला क्या था? हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर, या तो क्या था सिग्मा स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट के। ये आपका फॉर्मूला था। तो बेटा इसमें जो फोर्स आ रहा है वो इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस आ रहा है। तो ये जो फोर्स का फॉर्मूला है, इनमें कहीं पे भी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट वाला फॉर्मूला नहीं आ रहा है। तो प्लस माइनस अट्रैक्ट ईच अदर, तो इनके बीच में जो फोर्स है वो फोर्स पर यूनिट एरिया का फॉर्मूला हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर या तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के होता है। लेकिन ये फॉर्मूले में कहीं पे भी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट नहीं आता। सो फोर्स बिटवीन द प्लेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। दो प्लेट के बीच में के डिस्टेंस पर फोर्स डिपेंड नहीं है इस केस में। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 था। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में ट्यूनिंग फोर्क का पूछा हुआ था। रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट पे था बेटा। ये एक ट्यूब है, ये वाटर का लेवल, ये ट्यूब, ये वाटर का लेवल, ये ट्यूनिंग फोर्क, ये ले लिया ट्यूनिंग फोर्क, ठीक है। अब इसमें पहली बार फंडामेंटल मोड बनेगा तो ऐसा बनेगा, क्योंकि फिक्स एंड पे क्या बनता नोड और ओपन एंड पे क्या बनता एंटी नोड। ये वाली जो लेंथ रहती है वो कितनी रहती है λ/4, ठीक है। और इसकी लेंथ आपका क्वेश्चन में दिया है। एक बार क्वेश्चन देख लेते बेटा हम लोग। इसकी लेंथ दी है 20 सेंटीमीटर और इसका लेंथ दिया है 73 सेंटीमीटर, ठीक है। ये फंडामेंटल मोड ये हुआ। इसके बाद वाला जो मोड ऑफ वाइब्रेशन रहेगा वो कैसा रहेगा? ये ऐसा, ये हो गया सेकंड मोड। तो बेटा ये और ये दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? तो यहां से यहां तक होता है λ/4 एक बार, यहां पे 2 बार, यहां पे 3 बार हो गया। सो 3 बार λ/4 है यहां पर एक बार λ/4 है। सो दोनों में कितने का डिफरेंस आ रहा है? λ/2 का। इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है? λ/2 का। तो इसके लेंथ में जो डिफरेंस आ रहा है वो भी है आपका 53 का। बराबर चेक करो बेटा। रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट में पहली बार का फंडामेंटल मोड ये हुआ, उसके बाद वाला मोड ऑफ वाइब्रेशन ये हुआ। इसकी लेंथ 20 है, इसकी लेंथ 73 है। इसमें और इसमें डिफरेंस है λ/2 का। तो इसके और इसके बीच में का डिफरेंस आ रहा है 53 का। तो बेटा यहां से लैम्डा आ जाएगा आपका 106, ठीक है। ये आ गया लैम्डा, जो भी यूनिट दिया हुआ ये यूनिट रखना। अब वेलोसिटी इक्वल टू क्या रहता है फॉर्मूला? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। सो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या आएगा? वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। सो आपको वेलोसिटी दिया है, वेवलेंथ दिया है, फ्रीक्वेंसी निकाल लो। सिंपल क्वेश्चन था ये पहला मोड ऑफ वाइब्रेशन, ये दूसरा मोड ऑफ वाइब्रेशन, दोनों के बीच में डिफरेंस है λ/2 का, दोनों के लेंथ में डिफरेंस है 53 का। यहां से वेवलेंथ निकल जाएगा। वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। सो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। वेलोसिटी इज गिवन, वेवलेंथ इज गिवन नाउ। सो आपका फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा आप लोग बातें मत करो, बराबर क्लास के ऊपर ध्यान रखो बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मयूर, रुपेश, आवाज मत करो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी सिंपल पेंडुलम में एसएचएम वाला क्वेश्चन दिया हुआ था। ये बेटा एक सिंपल पेंडुलम है। ये सिंपल पेंडुलम आपका वाइब्रेट हो रहा है, ऑक्सीलेट हो रहा है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या रहता है? ए इक्वल टू -ω²x। ये वाला क्वेश्चन भी एसएचएम वाला है, ऑक्सीलेशन वाला, एकदम सिंपल क्वेश्चन आया हुआ था। इसमें एक्सेलरेशन दिया हुआ था और आपको एक्स भी दिया हुआ था। दोनों वैल्यूज पुटअप करने के बाद ω² का आंसर आ रहा था आपका 4। तो ओमेगा का आंसर आ गया आपका 2। ओमेगा की जगह 2π/t रख सकते हैं।
तो यहां पर 2 कैंसिल हो गया, तो टाइम पीरियड इक्वल टू पाई। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। यहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू दी हुई थी, एक्सेलरेशन की वैल्यू मैं आपको बता दूं, वो दे दिया था 20 और यहां पर डिस्प्लेसमेंट दिया था 5। सो ये दिया था 20, ये दिया था 5, तो ये आ गया आपका 4। सो ओमेगा आ गया आपका 2, ओमेगा यानी 2 पाई अपॉन टी, टाइम पीरियड आ गया आपका पाई। तो सेकंड, यूनिट सेकंड में दिया था। सिंपल वाला क्वेश्चन आया हुआ था एसएचएम के ऊपर। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन है जहां पर आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। कोई कोई क्वेश्चन लेंदी है, तो कोई कोई क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत फास्ट में आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला क्वेश्चन है। सो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में बेटा बॉडी का वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होता है, उसका ये वाला कंपोनेंट रहता है आपका mg sin थीटा। बॉडी का वेट mg नीचे एक्ट होता, इसके दो कंपोनेंट रहते हैं mg cos थीटा, mg sin थीटा। तो mg sin थीटा वाला कंपोनेंट लिया मैंने क्योंकि फ्रिक्शन और नॉर्मल की जरूरत नहीं है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में दिया है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। सो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रहा है, करंट इस तरफ जा रहा है, तो फोर्स इधर एक्ट होगा। सो ये वाला जो फोर्स रहता है वो क्या रहता है अपना LIB sin थीटा, ये LIB रहता। अभी परपेंडिकुलर है तो ये LIB आ गया। अब ये वाला एंगल अपना थीटा है, तो ये वाला एंगल भी अपना थीटा बनेगा। तो ये क्या रहेगा आपका LIB cos थीटा। तो बेटा दो चीजें हैं कि बॉडी का वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होता है, इसके दो कंपोनेंट बनते हैं। ये एंगल थीटा रहता तो ये भी एंगल आपका थीटा बनता, तो ये बनता है mg cos थीटा, ये बनेगा mg sin थीटा। वायर में से करंट फ्लो हो रहा है, वायर में से करंट फ्लो हो रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो फोर्स एक्ट होता है LIB। सो इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा होगा वायर में से, तो ये वायर में से करंट आपका ऐसा फ्लो हो रहा है, तो ये करंट हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो ये फोर्स हो गया। फोर्स LIB इस तरफ एक्ट हो रहा है, ये फोर्स का ये वाला कंपोनेंट जो रहेगा वो कॉस वाला रहेगा। तो आप बराबर इन दो कोणों को इक्वेट कर दो, इसको इसके साथ इक्वेट करो, यानी आपका mg sin थीटा किसके साथ इक्वेट हो जाएगा LIB cos थीटा के साथ। तो यहां से करंट निकाल लो, तो करंट इक्वल टू क्या आएगा mg sin थीटा डिवाइडेड बाय LB cos थीटा। sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा। तो इससे आपको करंट निकाल लेना था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन सिंपल था क्योंकि ऑलरेडी आप लोग ये थियरी में पढ़ चुके रहते हैं, यहां पे नया कुछ नहीं करना था क्योंकि ये आपके थियरी में ऑलरेडी पढ़ाई हुई चीज रहती है, तो उसी को डायरेक्ट इस्तेमाल करना था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, एक हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट ले लेते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट में ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहां पे अपने करंट लगा दिया ऐसा, ये करंट का सप्लाई दे दिया। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलैरिटी बार बार चेंज होती रहेगी, नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ, या तो एसी सप्लाई या तो डीसी सप्लाई दिया रहेगा आपको। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगी। इसमें अगर कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रखा तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आपका ऊपर की तरफ जा रहा है। सो ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसकी वजह से उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी वो इसके करंट की वजह से रहेगी, क्योंकि जब इसमें से करंट फ्लो हो रहा है यहां से प्लस से, तो जब यहां से करंट फ्लो हो रहा है तो करंट की वजह से ये मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही वही इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रही, जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को रिपेल कर रहा है वो। सो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होगा पोटेंशियल एनर्जी, वो किसकी वजह से रहेगा, इसके करंट की वजह से। ये आपका आंसर था। सो क्वेश्चन में ये पूछा था कि ये जब ऊपर शिफ्ट हो रहा है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है वो किसकी वजह से हो रही, so that is due to the current flowing through this coil which produces the electromagnet. ये भी आपका EMI रिलेटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते बेटा, एक आपका एसी पे पूछा हुआ था अल्टरनेटिंग करंट वाला। अल्टरनेटिंग करंट वाला क्वेश्चन भी सिंपल था, ये था रेजिस्टेंस, ये था कैपेसिटर, ये था इंडक्टर। इसका रेजिस्टेंस क्या रहता है R, इसका क्या रहता है बेटा XC, XC इज नथिंग बट 1/ωc। ये क्या रहता है आपका XL, XL इज नथिंग बट ωL। ωL को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2πfL, ये इसको क्या लिख सकते हैं 1/2πfc। ये देखो बेटा, ये सभी फॉर्मूले आपको पहले से ही पता रहना चाहिए। ये रेजिस्टेंस है R, ये XC, XC इज 1/ωc, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ओमेगा इज 2πf, इंडक्टर का XL होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस दैट इज ओमेगा L, ओमेगा इज 2πf into L, इट इज कनेक्टेड टू द AC सप्लाई,
एसी सप्लाई इज गिवन, एसी सप्लाई हमें दिया हुआ है V इक्वल टू 10 साइन 10 टाइम्स साइन 314 टी। अब ये देखो बेटा, ये हमारा एसी सप्लाई, तो एसी सप्लाई को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं V इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी से, इससे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम इससे कंपेयर करेंगे तो V नॉट की वैल्यू मिल जाएगी दैट इज 10, यहां से ओमेगा की वैल्यू मिलेगी दैट इज 314, ये दोनों वैल्यू मिल गई। इन वैल्यूज का इस्तेमाल करके आपको XC मिल जाएगा, इसका इस्तेमाल करके आपको XL निकल जाएगा। अगर Z निकालना रहा तो क्या रहता है, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर, तो यहां से आपका Z भी निकल जाएगा। अब उन्होंने कहा था कि फाइंड द पावर कंज्यूम्ड, तो पावर का फॉर्मूला क्या रहता, ERMS IRMS cos ऑफ फाई, ये हमारा फॉर्मूला था। RMS वैल्यू कैसे निकालते हैं, √2 पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2। RMS वैल्यू कैसे निकालोगे आप, पहले IRMS दैट इज ERMS डिवाइडेड बाय Z, और cos फाई कैसे निकालोगे, R बाय Z, जो कि R बाय Z, तो ये हो जाएगा बेटा तुम्हारा E नॉट बाय √2। RMS वैल्यू इज नथिंग बट पीक वैल्यू अपॉन √2, ये Z इंटू Z का स्क्वायर, और ये हो गया तुम्हारा R। सभी वैल्यूज आपके पास है, उन वैल्यूज को पुट अप करके यहां से आंसर निकालोगे। E नॉट इज नथिंग बट V नॉट, E नॉट इज नथिंग बट V नॉट, ठीक है। पावर कंज्यूम्ड इन एसी सर्किट is ERMS IRMS cos phi, current is nothing but voltage upon resistance that is impedance, ठीक है। cos phi is R by Z, Z into Z square, ये ERMS is nothing but peak value upon √2, RMS value is nothing but peak value upon √2। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते बेटा, एक आपको मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर के ऊपर क्वेश्चन दिया था। सो मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर में अगर मुझे रेजिस्टेंस निकालना है, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस निकालना है, सो ये रहेगा आपका करंट सेंसिटिविटी अपॉन वोल्टेज सेंसिटिविटी। हमारा फॉर्मूला होता है V इक्वल टू IR, सो R इक्वल टू क्या रहता है, V बाय I, ये हमारा ओम्स लॉ है, तो R इक्वल टू V बाय I रहता, लेकिन इसमें उल्टा ले लेने का। सो ये मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस कॉइल का, यानी करंट सेंसिटिविटी अपॉन वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये फॉर्मूला आपको थ्योरी में पहले से पढ़ा हुआ होना चाहिए। इसमें डायरेक्ट की वैल्यूज पुट अप कर दो आप। ये दिया है 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर, 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर, और ये दिया है बेटा वोल्टेज वाला 20 डिवीजन पर वोल्ट, ये ऐसा दिया हुआ है। सो ये हो जाएगा बेटा G इक्वल टू 5000 डिवाइडेड बाय 20, तो ये हो गया आपका 250 ओहम, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपको दिया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया था 30 नंबर का क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन सर्कुलर मोशन पे है बेटा। यहां से एक बॉडी को रिलीज किया, ये बॉडी यहां पे कंप्लीट सर्कल करना चाहिए। तो यहां पोटेंशियल एनर्जी रहेगी mgh, तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो mgh है वो नीचे आएगा तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, हाफ mv स्क्वायर, और सर्कल कंप्लीट करने के लिए यहां पे वेलोसिटी कितनी रहनी चाहिए, अंडर रूट ऑफ 5rg, ये आप लोगों को पता रहता है पहले से ही, ठीक है ना। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी mgh वो कन्वर्ट हुई यहाँ काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर में। सर्कल कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी रहनी चाहिए रूट ऑफ 5rg, इसका स्क्वायर कर दो तो ये 5rg हो गया। इसमें से आपका बेटा mg कैंसिल होगा, तो बचा क्या आपका h इक्वल टू बचा आपका 5/2r 5r/2। बट क्वेश्चन में हमको रेडियस ना देते हुए डायमीटर दिया हुआ था, सो इसका पूरा डायमीटर था d। अगर डायमीटर d है तो इसको 5/2, तो ये ले लो डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 5d डिवाइडेड बाय 4, ये आपका आंसर था। यानी फाइंड द हाइट h फ्रॉम विच द बॉडी इज रिलीज्ड सो दैट इट कंप्लीट द सर्कुलर मोशन फ्रॉम द गिवन फिगर। फिगर आपको गिवन था,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, रोटेशनल मोशन पे एक क्वेश्चन था। ये एक है सॉलिड स्फीयर, ये है डिस्क और ये है रिंग। अब मुझे बताओ सॉलिड स्फीयर के लिए फॉर्मूला कितना आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का? तो 5 कितना है बेटा? 5/2 mr स्क्वायर, 2/5 mr स्क्वायर फॉर्मूला रहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। सो 2/5 इज नथिंग बट 0.4 mr स्क्वायर। डिस्क के लिए क्या रहता? mr²/2 दैट इज 0.5 mr स्क्वायर। और रिंग के लिए कितना रहता बेटा? 1 टाइम mr स्क्वायर। ये तीन चीजों को कंपेयर करना था। सॉलिड स्फीयर 2/5 mr स्क्वायर दैट इज 0.4, डिस्क इज mr²/2 दैट इज 0.5 और रिंग था mr स्क्वायर दैट इज 1 टाइम। तो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा है? इसका ज्यादा है, रिंग का। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। वर्क डन यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आ रहा था। इसमें इनिशियली रोटेट हो रहा है, फिर बाद में उसको स्टॉप कराना है। तो फाइंड द वर्क डन पूछा है। डिस्क, रिंग और सॉलिड स्फीयर तीनों रोटेट हो रहा है विद सेम एंगुलर वेलोसिटी। इनमें से स्टॉप कराने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा? सो वर्क डन इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सो वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा उसको वर्क डन ज्यादा लगेगा, और इसके कंपैरिजन में यहां वर्क डन कम लगेगा, उसके कंपैरिजन में यहां पे वर्क डन कम लगेगा। सो वर्क डन फॉर रिंग ये सबसे ज्यादा रहेगा देन द वर्क डन फॉर द डिस्क, और उससे भी कम वर्क डन लगेगा स्फीयर में। ये आपका आंसर था। क्लियर? नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपको रोटेशनल मोशन से था। रोटेशनल मोशन से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं आपको, 3-4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन था बेटा जिसमें मास है m, मूविंग विथ वेलोसिटी v, स्ट्राइक ऑन द अनदर मास 4m। अभी देखो बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम है mv, ये इसको टकराने के बाद इसको वेलोसिटी मिल गई v' जो निकालना है आपको, और ये रेस्ट पे आ गया। सो ये 4m इंटू v', सो v' इक्वल टू कितना आ जाएगा? v/4। ये क्या अप्लाई किया मैंने? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इनिशियली सिर्फ ये अकेला जा रहा था, तो इसका अकेले का ही मोमेंटम था दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। बाद में ये इसको टकराया, टकराने के बाद इसने वेलोसिटी गेन किया, वो वेलोसिटी है v'। ये वाला रेस्ट पे आ गया, ये वाला रेस्ट पे आ गया, इसको वेलोसिटी मिली v'। तो फाइनली एंगुलर मोमेंट, लीनियर मोमेंटम इसी का रहेगा दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। तो यहां से v' निकाल लिया दैट इज v/4। अभी होता बेटा, पहले ये अकेला इसके नजदीक जा रहा था, बाद में ये अकेला सेपरेट हो रहा है। सो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या रहता? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो सेपरेट जा रहा है ये, सो ये जब दूर जाएगा तो दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दैट इज v/4। और जब अप्रोच हो रहा था तो ये v से अप्रोच हो रहा था दैट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज v। तो ये जब जा रहा तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच नजदीक आना, और जब ये जब दूर जाएगा तो ये वेलोसिटी आगे जा रहा है। सो ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का रोल प्ले करेगा, जबकि ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का। सो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, सो E इक्वल टू आ गया 1/4। सो यानी कितना आ गया? 0.25। ये हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दैट इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वो निकालना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल था। फ्रिक्शनल फोर्स जो रहता है वो क्या रहता है? म्यू इंटू एन। फ्रिक्शनल फोर्स क्या रहता है? म्यू इंटू एन। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एन। ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हुआ फोर्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल फोर्स। ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को नो यूनिट नो डायमेंशन, बस यही आपका आंसर था। फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू म्यू इंटू एन, सो म्यू इक्वल टू एफ अपॉन एन। तो इसको ना तो ये भी फ्रिक्शनल फोर्स है, ये भी नॉर्मल फोर्स है, तो फोर्स को कैंसिल कर देगा अगर, तो इसको कोई यूनिट भी नहीं बचेगा, कोई डायमेंशन भी नहीं बचेगा।
उसमें दो, ये कौन सा गलत है वो पूछा था उसमें। तो फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ये बताना है आपको। और कुछ क्वेश्चन बचे बेटा? एक क्वेश्चन दिया था आपको लॉज ऑफ मोशन पे, ये वाला एंगल है थीटा, यहां पे एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक यहां पे स्टेडी रहना चाहिए, स्लाइड नहीं होना चाहिए। तो बेटा बॉडी का वेट mg नीचे एक्ट होता है, उसका ये mg साइन थीटा कंपोनेंट रहता है, ये आपको बाय प्रैक्टिस पता रहना चाहिए। अगर ये चीज सामने एक्सेलरेट कराओगे तो इनर्शियल फोर्स पीछे आएगा, इनर्शियल फोर्स क्या रहेगा ma, इसका ये वाला जो कंपोनेंट रहेगा तो ये एंगल थीटा बनेगा, तो ये ma cos थीटा रहेगा। ये हमेशा से प्रैक्टिस रहती है हमको। बॉडी का वेट mg नीचे एक्ट होता है, उसका mg cos थीटा mg sin थीटा होता है। ये जब बॉडी सामने एक्सेलरेट हो रही तो इनर्शियल फोर्स पीछे एक्ट होता है, दैट इज ma। ये वाला एंगल अगर थीटा रहा तो ये भी एंगल थीटा बनेगा, तो ये ma cos थीटा बनेगा। तो ये वाला फोर्स इस फोर्स से अगर बैलेंस हो गया तो ये वाला यहाँ पे रेस्ट पे रहेगा। तो आपको बैलेंस क्या कर देना है, mg sin थीटा को बैलेंस करना है ma cos थीटा से। तो यहां से mm कैंसिल हो जाएगा, सो एक्सेलरेशन इक्वल टू g tan थीटा मिल जाएगा आपको, sin थीटा अपॉन cos थीटा, दैट इज tan थीटा। ये आपका आंसर था, लॉज ऑफ मोशन से था ये क्वेश्चन 35 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते बेटा, कुछ ही क्वेश्चन बचे हमारे। एक मोमेंट पे था, अगर हमें फोर्स की वैल्यू दी है 3i प्लस 2j प्लस 5k, ऐसा कोई भी मान लेते हैं हम लोग फोर्स का वैल्यू। अब ये फोर्स एक्ट हो रहा है यहाँ पे, ये पॉइंट पे, तो यहां से फोर्स एक्ट हुआ जो आपको दिया है, ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए आपको 1, 2, 3 मान लो। यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये भी मान लो 0, 0, 0 या कोई अनदर पॉइंट रहेगा। तो यहां से आप पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हो, ये माइनस ये, यानी 1 - 0i, 2 - 0j, 3 - 0k। तो ये कितना आ जाएगा आपका पोजीशन वेक्टर i प्लस 2j प्लस 3k। ये क्या हुआ तुम्हारा पोजीशन वेक्टर। और फोर्स हमको पता है, तो आपको मोमेंट निकालना है। सो मोमेंट कैसे निकालते बेटा, r क्रॉस f, फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए r क्रॉस f। तो यहां पर ले लो i j k, r की वैल्यू क्या है 1 2 3 1 2 3, r क्रॉस f की वैल्यू क्या है 3 2 5 3 2 5। बस मॉड को सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। आपको फोर्स की वैल्यू इस टाइप से कुछ दी है, कहां पर एक्ट हो रहा है वो पॉइंट पता है, किसके अबाउट निकालना है वो भी पॉइंट दिया है आपको। तो आप ये करना, ये माइनस ये i, ये माइनस ये j, ये माइनस ये k, तो पोजीशन वेक्टर मिलेगा। फोर्स भी दिया है, मोमेंट रहता है r क्रॉस f, मॉड में लेके सॉल्व कर लो, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन एक आया था आपको मोमेंट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्क्रू गेज के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, स्क्रू गेज वाला क्वेश्चन। ये आपका स्क्रू गेज इस टाइप से रहता है, यहां पे ये फिक्स पार्ट ले लेते हैं, यहां पे ये ले लेते हैं स्क्रू गेज वाला पार्ट। स्क्रू गेज में लिस्ट काउंट, एक रहता आपका मेन स्केल, एक रहता आपका सर्कुलर स्केल। यहां पे एक सर्कुलर स्केल रहेगी ऐसे, डायग्राम आप किताबों से भी देख सकते हो, मैं आपको कंसेप्ट समझा के बता देता हूं किस टाइप से था। एक ऑब्जेक्ट होता है जिसका डायमीटर आपको गिनना है, यह ऑब्जेक्ट है जिसका डायमीटर हम गिनना चाह रहे हैं। आपको मेन स्केल रीडिंग, यहां पे बेटा मेन स्केल आता है आपका, तो ये मेन स्केल के ऊपर ये वाला पार्ट जो रहता है, ये पूरा रोटेटिंग पार्ट रहता है, ये पूरा रोटेट होता है ऐसा। इसके ऊपर स्केल माउंटेड होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 100 लाइंस मार्क किए होते हैं। ये आपका सर्कुलर पार्ट हुआ, ये हुआ लीनियर, इसके ऊपर लीनियर स्केल माउंटेड रहती है जो आपके मेन स्केल कहलाती है। क्वेश्चन में क्या लिख के दिया हुआ है कि मेन स्केल आपको सीधा सीधा 5 mm की रीडिंग दे रहा है, तो मेन स्केल रीडिंग सीधा सीधा 5 mm दिखा रहा है, तो इसका डायमीटर मुझे गिनना है। यहां पे मेन स्केल रहता है बेटा, ये मेन स्केल पे बराबर मुझे 5 लाइंस दिखाई दे रही है यहां तक,
तो अगर मुझे मेन स्केल पे सीधे सीधे 5 लाइन दिखाई दे रही, 5 लाइंस, तो 5 mm हो गई। इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो कितना हो जाएगा, 0.5 सेंटीमीटर। तो मेन स्केल ने तो सीधा बता दिया कि ये 0.5 सेंटीमीटर है, यानी 5 mm है, ये मेन स्केल ने डायरेक्ट बता दिया। उसके बाद सर्कुलर स्केल की 25th नंबर की लाइन, सर्कुलर स्केल पे की 25th नंबर की लाइन रेफरेंस लाइन को मैच हो रही है। तो हमारा सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना है, 25। तो लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट का मतलब क्या होता, सर्कुलर स्केल का एक डिवीजन, सर्कुलर स्केल का एक डिवीजन कितने का होता है, दैट इज द लिस्ट काउंट। वो आपको लिस्ट काउंट दिया हुआ है 0.001 सेंटीमीटर। ये क्या दिया है बेटा, लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट का मतलब क्या है कि सर्कुलर स्केल का एक डिवीजन ये वैल्यू दिखाता है। तो ऐसे कितने डिवीजन आगे सर्कल के, 25 डिवीजन। सो सर्कुलर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या रहेगा, तो 25 डिवीजन और हर एक डिवीजन है 0.001 सेंटीमीटर का, यानी ये हो गया हमारा 0.025 सेंटीमीटर। ये किसने बताया, सर्कुलर स्केल ने। इसके अलावा मेन स्केल ने ये वैल्यू बता दी, सर्कुलर स्केल ने ये वैल्यू बता दी। इसके अलावा बेटा क्वेश्चन में ये कहा है कि इस डिवाइस में थोड़ा सा एरर है, वो एरर है निगेटिव में, दैट इज -0.004 सेंटीमीटर का ये एरर दे रहा है। यानी डिवाइस आपका एकदम परफेक्ट नहीं है, उसके अंदर एरर है और वो एरर निगेटिव में है, यानी पहले से वो कम वैल्यू दिखा रहा है। निगेटिव में एरर है, इसका मतलब वो पहले से आपको कम वैल्यू दिखा रहा है, तो उतनी वैल्यू उसके अंदर ऐड करनी होगी, तब आपको एक्चुअल वैल्यू मिलेगी। जीरो एरर, आपके डिवाइस में थोड़ा सा फॉल्ट है जिसकी वजह से एरर दिखा रहा है और वो निगेटिव में दिखा रहा है, यानी पहले से आपको वो पीछे लेके चले जा रहा है, तो उतनी वैल्यू उसमें ऐड करोगे तब जाकर आपको करेक्ट वैल्यू मिलेगी। तो देखो बेटा ये क्वेश्चन में सीधा सीधा मेन स्केल की रीडिंग क्या थी, तो मेन स्केल ने क्या बताया हमको, 0.5 सेंटीमीटर ये दिखाया मेन स्केल ने। सर्कुलर स्केल ने हमको कितना रीडिंग दिया, 0.025 ये दे दिया सर्कुलर स्केल ने। जीरो एरर कितना है अपना, 0.004 का, ये जीरो एरर। सभी को जोड़ दो आप, अब ये सभी को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, ये हो गया 0 पॉइंट, तो ये रहेगा आपका आंसर। सो ये इतना सेंटीमीटर ये इसका डायमीटर रहेगा। इस तरीके से आपको सर्कुलर स्केल के ऊपर क्वेश्चन आया था, यूनिट्स एंड डायमेंशन यानी मेजरमेंट वाले चैप्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा हम लोग पेपर डिस्कशन कर रहे हैं। सो पेपर डिस्कशन में हम लोग किस किस टाइप से क्वेश्चन आए थे वो पढ़ रहे हैं। इसमें हम बहुत थरोली उसकी प्रैक्टिस नहीं ले सकते एक क्वेश्चन की। नेक्स्ट बेटा, अगर कोई भी बॉडी रोटेट हो रही है, ठीक है ना, कोई भी बॉडी रोटेट हो रही है और इस पे ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, तो ये किसको फॉलो करता, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को फॉलो करता। बस ये डायरेक्ट क्वेश्चन था आपका। कोई भी बॉडी रोटेट हो रही है, एक्सटर्नल टॉर्क उसके ऊपर 0 एक्ट हो रहा है, ठीक है ना, तो इस समय ये किसको फॉलो करता, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को। ये रोटेशनल मोशन पर डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रेविटेशन पे 2 क्वेश्चन पूछे हैं, दोनों क्वेश्चन सिंपल है ग्रेविटेशन पे। एक है केपलर्स सेकंड लॉ का एप्लीकेशन। बेटा सन कहां पर रहता है, फोकस पे। प्लैनेट कहां घूमते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में। प्लैनेट्स रिवॉल्व इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, ऐसा। केपलर्स फर्स्ट लॉ के हिसाब से प्लैनेट रिवॉल्व इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन एंड सन इज लोकेटेड एट इट्स फोकस। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, अगर ये दूर रहा, अगर डिस्टेंस ज्यादा रहा तो वेलोसिटी कम होती है, बिकॉज इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो डिस्टेंस ज्यादा है तो ये स्लो रहता है, तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कम। यहां पे अगर ये वाला पॉइंट ले लोगे तो यहां डिस्टेंस क्या है, बहुत ही कम है, तो यहां वेलोसिटी क्या रहेगी, ज्यादा। सो अगर यहां वेलोसिटी ज्यादा है तो यहां काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा रहेगी। यहां पर वेलोसिटी कम है तो काइनेटिक एनर्जी कम है। यहां पे कोई मीडियम रेंज होगा तो इसके आर के हिसाब से इसकी वेलोसिटी रहेगी। तो यहां पे वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा यहां रहेगी, उससे कम यहां पर, उससे भी कम यहां पर। क्लियर।
तो प्लैनेट जब दूर रहते हैं तो स्लो रहते हैं, लेकिन जब सन के नजदीक आते हैं तो फास्ट आते हैं। तो आपको यही बताना था कि यहां की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, यहां की कम है, यहां की उससे भी कम है। ये आपका केपलर सेकंड लॉ का एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर बेटा हम लोग अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है, अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका फॉर्मूला क्या रहता है बेटा, gm/r²। ये अर्थ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये मास किसका है, अर्थ का। तो सन का मास कम ज्यादा होने से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अर्थ के, इसलिए अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे सन का मास से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मास ऑफ अर्थ है। तो क्वेश्चन में मास ऑफ सन दिया है, तो सन का मास भले ही चेंज करो, उससे इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थ के जी पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर। लेकिन अगर उसने जी को चेंज किया हुआ है 10 टाइम्स, अगर जी को 10 टाइम्स बढ़ा दिया तो ये वाला जी बढ़ेगा, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ ये इंक्रीज होगा अगर आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बढ़ गया तो। और बेटा अगर जी बढ़ गया तो टाइम, अगर हमारा जी इंक्रीज हो गया तो इंसान को चलने में दिक्कत जाएगी, ये आपको बताना था। उसमें 2-3 ऑप्शन दिए हुए थे। एक तो इंसान को चलने में दिक्कत आएगी, रेन ड्रॉप्स स्पीड से आएंगे, जी में फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो जी में फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये वाला जी चेंज होने से ये जी पे फर्क पड़ेगा। ये सब आपके ऑप्शन थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और एक क्वेश्चन रोटेशनल मोशन से ही है बेटा। सो रोटेशनल मोशन से भी 3-4 क्वेश्चन हो गए। ग्रेविटेशन पे 2 क्वेश्चन, एक केपलर्स लॉ पे पूछा, एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे पूछा। एक रोलिंग बॉडी पे क्वेश्चन है बेटा, ये रोलिंग बॉडी है। सो रोलिंग बॉडी अगर रही तो इसको ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल दोनों भी रहता है। उन्होंने कहा कि काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, इसका रेशियो निकालना है। किसके लिए निकालना है, फॉर द सॉलिड स्फीयर। तो आपको सॉलिड स्फीयर इज गिवन, और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है टोटल के साथ। ट्रांसलेशनल बोले तो क्या, हाफ mv², और डिवाइडेड बाय ट्रांसलेशनल यानी हाफ mv² प्लस रोटेशनल यानी क्या, हाफ I ω²। अब ये देखो बेटा, देयरफॉर रेशियो आपको निकालना था। ये हो गया बेटा हाफ mv², ये हो गया अपना हाफ mv²। तो ये लिख लिया मैंने हाफ mv² डिवाइडेड बाय हाफ mv², यहां लिखूंगा मैं, प्लस I की जगह पे क्या रख सकते हो, तो I की जगह पे रख सकते हैं mk², I की जगह पे क्या रख सकते हैं mk², ओमेगा की जगह पे क्या रख सकते हैं v/r, क्लियर। तो ये वैल्यू पुट अप कर दो, तो ये हो गया आपका हाफ ऑफ mk² और वो हो गया अपना v²/r²। तो ये mv², इसको कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो, तो बचेगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस k²/r²। k²/r² की वैल्यू सॉलिड स्फीयर के लिए कितनी रहती है, 2/5। सो 1 प्लस ये कितना हो जाएगा अपना 2/5, तो ये कितना हो गया बेटा 7/5, यानी 5/7 आपका आंसर रहेगा। ये आपका आंसर निकालना था आपको, रेशियो आपका इतना आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आप लोग थियरी में पहले से ही प्रैक्टिस करते हो बेटा ऑलरेडी। सो ये जो ऑलरेडी हम लोग जो थियरी पढ़ते हैं उसी पे पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक आपको फ्लूइड से पूछा हुआ था, फ्लूइड वाला चैप्टर, उसमें स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी, उसके ऊपर एक क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगर ये फ्लूइड रहा और इसमें कोई स्फेरिकल बॉडी ऐसे नीचे जा रही है, तो ये स्फेरिकल बॉडी जब नीचे जा रही है ऐसे, ये हमारी स्फेरिकल बॉडी, ये स्फेरिकल बॉडी जब नीचे जाती है तो उसके ऊपर विस्कस फोर्स एक्ट होता। तो विस्कस फोर्स कितना एक्ट होता बेटा, 6 पाई ईटा आर वीटी अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ। और ये टर्मिनल वेलोसिटी जो रहता है उसका भी एक फॉर्मूला है। सो विस्कस फोर्स इक्वल टू टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला 2/9, ये 6 पाई ईटा आर वीटी, और वीटी का फॉर्मूला है 2/9 r² g रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब इसमें ये हो गया कि अगर हमें पावर निकालना है, पावर का मतलब रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट, ये जब नीचे नीचे जाते जाएगा, ये जब नीचे नीचे जाएगा
तो ड्यू टू विस्कस फोर्स, ड्यू टू फ्रिक्शन, यहां पे हीट प्रोड्यूस होगा। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट बोले तो पावर, पावर इज नथिंग बट फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब फोर्स कितना हो गया अपना 6 पाई ईटा आर वीटी, ये हो गया फोर्स, और ये वेलोसिटी हो गया टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये क्या हो जाएगा अपना 6 पाई ईटा आर, और ये वीटी का स्क्वायर हो गया। अब ये हो गया तुम्हारा 6 पाई ईटा आर, और वीटी क्या रहता 2/9 आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा। तो बेटा इसमें इसका स्क्वायर है, तो यहां आर टू द पावर कितना आ रहा है 4, और ये एक आर, ये हो गया आपका एक आर, ये आर का स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर। तो आपका पावर कंज्यूम याते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 5। ये आपका आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अभी सिर्फ 2-3 क्वेश्चन बचे हुए अपने। ठीक है, आपको इसमें स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी, इनके फॉर्मूले पता रहना जरूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बॉडी है उससे लैम्डा, हाँ वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है बेटा। द बॉडी एट टेम्परेचर T, इससे जो निकलने वाली वेवलेंथ है वो है लैम्डा नॉट, इसका पावर है P। एक अनदर बॉडी, इसका पावर है n टाइम्स P, इससे जो वेवलेंथ बाहर निकल रही है which carries the maximum energy, that is 3 lambda naught by 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, आपको n निकालना है। अभी देखो बेटा, इसमें पावर इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। सो पावर यानी हीट रेडिएटेड पर यूनिट टाइम। सो पावर का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा टी टू द पावर 4, सिग्मा इंटू टी टू द पावर ऑफ 4। बट आपका ये पहली बार का पावर दिया हुआ है, सेकंड टाइम पावर कितना दिया है n टाइम p, और ये सिग्मा टी टू द पावर 4, ये 1, ये 2, ये 1। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम का, ये बाद में का पावर, ये पहले का टेम्परेचर, ये बाद में का टेम्परेचर। अकॉर्डिंग टू वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, लैम्डा मैक्स इंटू टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, लैम्डा मैक्स इंटू टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, लैम्डा नॉट इंटू T1 इक्वल टू 3 लैम्डा नॉट बाय 4 इंटू T2, ऐसा हो जाएगा। लैम्डा नॉट कैंसिल हुआ, सो T1 अपॉन T2 कितना मिलेगा यहां से, T1 अपॉन T2 3/4, ऐसा हो जाएगा। सो ये जब रेशियो लिया तो ये PP कैंसिल हुआ, सो 1/n इक्वल टू T1 अपॉन T2, T1 अपॉन T2 इज नथिंग बट 3/4 टू द पावर 4। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 81, ये कितना हो जाएगा 256। सो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 256 डिवाइडेड बाय 81, ये आपका आंसर आ गया। इसमें बेटा आपका विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और आपको स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन, ऐसे दो पता चाहिए। स्टीफन्स ऑफ लॉ ऑफ रेडिएशन के हिसाब से अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स टेम्परेचर, सिग्मा इज द स्टीफन्स कांस्टेंट। आपको स्टीफन्स लॉ पता चाहिए, उसके बाद विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पता चाहिए, दैट इज लैम्डा मैक्स इनटू टी इक्वल टू कांस्टेंट। ये दो लॉस को मिक्सअप करके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका। ये हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से था। दो क्वेश्चन अपने बचे और फिर हमारे 45 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। पार्ट 1 में हमने 13 क्वेश्चन कवर किए हैं। अब बेटा एक दिया है, एक वायर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, सेकंड वायर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग दिया है 3 टाइम्स ए, इसका लेंथ है L, तो इसका लेंथ हो जाएगा L/3। बिकॉज वॉल्यूम रिमेन सेम, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों का वॉल्यूम रिमेन सेम, ठीक है ना। ये देखो बेटा, एक वायर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, इसका है 3a, इसका भी यंग्स मॉडुलस y है, इसका भी यंग्स मॉडुलस y है, क्योंकि सेम मटेरियल है, सेम वॉल्यूम है। तो सेम वॉल्यूम है तो इसकी लेंथ अगर L है तो इसकी L/3 होना चाहिए, क्योंकि एरिया आपका 3 टाइम्स है। इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया F, इसकी चेंज इन लेंथ हो रही है डेल्टा L। अब इस पे भी फोर्स सेम अप्लाई किया F,
और इसकी चेंज इन लेंथ। क्वेश्चन में दिया है कि ये वाला फोर्स कितना होना चाहिए टू प्रोड्यूस द सेम चेंज इन लेंथ। ये एकदम ही सिंपल क्वेश्चन है, दो सिचुएशन को कंपेयर किया है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, लेंथ इज एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 3a, लेंथ इज l/3, वॉल्यूम रिमेन सेम, सेम मटेरियल तो यंग्स मॉडुलस सेम। इस पे फोर्स F लगाया तो चेंज इन लेंथ हुआ डेल्टा L, इस पे कितना फोर्स लगाओगे टू प्रोड्यूस द सेम चेंज इन लेंथ। अब इसमें हमारा यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला, फोर्स पर यूनिट एरिया चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये हमारा फॉर्मूला था। फोर्स पर यूनिट एरिया चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये इक्वेशन नंबर 1। ये पहले सिचुएशन को अप्लाई कर दिया 1 को। अब ये सेकंड को अप्लाई कर दो, यंग्स मॉडुलस इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये इक्वेशन 2 पे अप्लाई कर दिया। ये वाला इक्वेशन यहां पे अप्लाई किया मैंने और ये वाला इक्वेशन यहां पे अप्लाई किया, ठीक है। डिवाइड इक्वेशन 1/2 कर दो, तो डिवाइड करोगे तो यंग्स मॉडुलस कैंसिल होगा, आपका L कैंसिल होगा, डेल्टा L कैंसिल होगा, एरिया कैंसिल होगा, यानी क्या मिलेगा 1/1 इक्वल टू, ये बचेगा आपका F डिवाइडेड बाय, ये कितना होगा बेटा 1/3, और यहां पर F डैश, तो ये हो गया हमारा F डैश डिवाइडेड बाय 3 × 3 9, सो ये 9 ऊपर चला जाएगा, देयरफॉर F डैश इक्वल टू 9 टाइम्स F आ जाएगा, तो ये आपका आंसर रहेगा। सो इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द सेम चेंज इन लेंथ, यहां पे जो फोर्स अप्लाई करोगे वो 9 टाइम्स द इनिशियल फोर्स रहेगा। इसके बाद बेटा हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45। वाटर का वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, दैट इज 0.1 ग्राम। 0.1 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम बाय सप्लाइंग दी 54 कैलोरी हीट, और वॉल्यूम ऑफ स्टीम प्रोड्यूस्ड इज 167.1 cc। तो इसमें क्वेश्चन में ऐसा दिया था कि 0.1 ग्राम का वाटर है, 100 डिग्री सेल्सियस है, उसका प्रेशर दिया है, इतना हीट सप्लाई करने के बाद वो स्टीम में कन्वर्ट हुआ और स्टीम का इतना वॉल्यूम है। फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये आपको निकालना है। अब बेटा अगर मुझे वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन निकालना है तो यानी क्या होगा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, प्रेशर एक्सटर्नल इंटू चेंज इन वॉल्यूम V2 माइनस V1। सो ये जो है वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना आएगा 0.1, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर कितना रहता है वो 1 ग्राम पर सीसी, ठीक है ना, तो इससे वॉल्यूम क्या हो जाएगा 0.1। अब ये प्रेशर जो है वो गिवन है 1.013 इंटू 10⁵, ये प्रेशर गिवन है, ठीक है, और चेंज इन वॉल्यूम V2 माइनस V1 दैट इज 167.1 माइनस 0.1। तो बेटा हुआ ये हुआ वाटर का वॉल्यूम, जब वाटर था तो इतना वॉल्यूम था, जब स्टीम बना तो इतना वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम कितना चेंज हुआ अगेंस्ट द प्रेशर, तो ये आपको देगा वर्क डन। तो ये जो पानी होता है, वाटर होता है, ये वाटर आपका एक्सपांड होता है जब स्टीम बनेगा तब अगेंस्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट में फाइट करते हुए वॉल्यूम एक्सपांड हो रहा है, तो इसमें हमें वर्क डन करना पड़ता, तो वर्क डन जो रहता है वो प्रेशर इंटू वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। सो इससे आपका वर्क डन आ गया। अब जो हमने हीट सप्लाई किया उससे वर्क डन हुआ और चेंज इन इंटरनल एनर्जी हुआ, यानी हम लोग ये ऐसा लेते हैं कि हमने जो हीट सप्लाई किया उसके वजह से वर्क डन हुआ अगेंस्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वर्क डन हुआ, और बचा हुआ आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी रहेगा। तो इसमें से हमने वर्क डन निकाल लिया, ये हमें मिल गया, हीट सप्लाइड हमको पता है, सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपका निकल जाएगा। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू हीट सप्लाइड माइनस वर्क डन। अब हीट सप्लाइड आपको गिवन है, कितना है 54 कैलोरी, सो 54 कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कर दो, तो 54 इंटू 4.18, सो ये किस में कन्वर्ट हो गया, जूल में। अब हीट सप्लाइड का आंसर ये है, सो ये हीट सप्लाइड यहां पे रख दो, वर्क डन का आंसर यहां से निकाल लो, सो आपको क्या मिल जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये क्वेश्चन आता है आपका हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से, ठीक है बेटा। तो आज हमने पूरे 45 क्वेश्चंस कवर कर लिए जो नीट 2018 का पेपर सेट,
नीट 2018 में आए हुए पेपर का एनालिसिस 5 के करीब करीब क्वेश्चन है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से, 5 के करीब करीब क्वेश्चन है एटम मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन फोटोन से, 3 to 4 क्वेश्चन है रोटेशनल मोशन से, और 4 to 5 क्वेश्चन है ऑप्टिक्स से। अगर बेटा इन कुछ चैप्टर पे आप फोकस करते हो तो आपके 20 से 25 क्वेश्चन तैयार होते हैं, और अगर 25 क्वेश्चन यहां पे आपको मिल रहे हैं और ग्रेविटेशन सिंपल है उसके ऊपर भी 2 क्वेश्चन है, तो ये जो 25 क्वेश्चन आराम से आपको 100 मार्क के तक पहले लेके चले जाते हैं, और बाद में जो है आपका वो यूनिट्स एंड डायमेंशन हो गया, बाकी चैप्टर्स हो गए, वहां पे एक एक क्वेश्चन है आपको। बेटा ये वीडियो में हम लोगों ने पूरा का पूरा पेपर सेट कवर करने की कोशिश की, हमें फास्ट में पढ़ाना जरूरी था। ये सब पढ़ाते समय आपको ऑलरेडी फॉर्मूले कंसेप्ट पता है, ये मानकर हम लोगों ने पूरा पेपर का डिस्कशन किया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जेई मेन, जेई एडवांस और नीट 2019 के पेपर्स भी डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है बेटा, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।